वेलकम टू विद्यार्थी क्लब। आज है 28 अगस्त 2020 और 28 अगस्त 2020 से करंट अफेयर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उन्हें आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे तथा उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ मैं आपको उनसे जुड़े हुए इंपॉर्टेंट फैक्ट भी बताऊंगा जो कि आपके कंपटीशन एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें और वीडियो के लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में डिटेल में लिखना है। आज की करंट अफेयर की पीडीएफ भी आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारे डिस्क्रिप्शन लिंक से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट, हाल ही में टेस्ट क्रिकेट में 600 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन किस देश के खिलाड़ी हैं? तो जेम्स एंडरसन जो है वो किस देश के खिलाड़ी हैं? तो वो हैं इंग्लैंड देश के, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा सी आंसर सही है। तो इंग्लैंड देश के खिलाड़ी जेम्स एंडरसन जो कि तेज गेंदबाज हैं, उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में 600 विकेट लेने वाले वो विश्व के पहले प्लेयर बन गए। कौन से प्लेयर बन गए? पहले प्लेयर बन गए। इससे पहले अगर हम बात करें तो इससे पहले केवल स्पिनर्स ने विकेट लिए थे 600 से ज्यादा, और वो कौन कौन थे? तो श्रीलंका के मुथैया मुरलीधरन जिन्होंने 800 विकेट लिए थे, ऑस्ट्रेलिया के शेन वॉर्न 708 और भारत के अनिल कुंबले 619। लेकिन जेम्स एंडरसन ऐसे पहले तेज गेंदबाज हैं जिन्होंने 600 का आंकड़ा क्रॉस किया है। और किसके खिलाफ? तो जिम्बाब्वे के खिलाफ जेम्स एंडरसन ने अपना पहला अंतरराष्ट्रीय टेस्ट मैच खेला था और इन्होंने 600 रिकॉर्ड यानी कि 600 विकेट लेने का पहला रिकॉर्ड अपने नाम धारण किया है। इसके बाद जो आते हैं वो आते हैं ऑस्ट्रेलिया के तेज दिग्गज गेंदबाज ग्लेन मैकग्रा जिन्होंने 563 विकेट लिए थे। उससे ज्यादा किसके? जेम्स एंडरसन के। तो आपको इतना इसके बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा देश पोलियो वायरस से मुक्त हो गया है? तो कौन सा देश पोलियो वायरस से मुक्त हुआ है? तो वो हुआ है अफ्रीका महाद्वीप, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा बी आंसर सही है। तो हाल ही में अफ्रीका महाद्वीप को डब्ल्यूएचओ ने पोलियो वायरस से मुक्त कर दिया है। किसने कर दिया है? डब्ल्यूएचओ ने कर दिया है। तो डब्ल्यूएचओ ने घोषणा की गई है। डब्ल्यूएचओ द्वारा दरअसल क्या हुआ था, 1988 में वैश्विक पोलियो उन्मूलन पहल चलाई गई थी जीपीईआई, जिसके तहत लगभग पूरी दुनिया में पोलियो खत्म किया जा चुका है केवल 2 देशों को छोड़ के। कौन कौन से वो 2 देश हैं अभी भी जहां पर पोलियो की कुछ कंडीशंस मिलती हैं? तो वो पाकिस्तान है और दूसरा कौन है? अफगानिस्तान है। केवल 2 देश हैं विश्व भर में जहां पर पोलियो वायरस आज भी मौजूद है। कोशिश की जा रही है कि सभी जगह से इसे खत्म कर दिया जाए। तो अभी हाल ही में डब्ल्यूएचओ के द्वारा जो घोषणा की गई है उसके तहत अफ्रीका महाद्वीप से पूरी तरीके से पोलियो वायरस से क्या कर दिया गया है? उसे मुक्त कर दिया गया है। घोषणा की गई है डब्ल्यूएचओ के द्वारा। डब्ल्यूएचओ की बात आई है तो डब्ल्यूएचओ के बारे में आपको बता देता हूँ। डब्ल्यूएचओ मतलब विश्व स्वास्थ्य संगठन, यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? जेनेवा में है। तो इतना आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। अच्छा, भारत कब पोलियो वायरस मुक्त हुआ था ये भी आपको पता होना चाहिए। तो भारत मुक्त हुआ था 2014 में। कब मुक्त हुआ था भारत पोलियो मुक्त? 2014 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 20 साल तक बार्सिलोना फुटबॉल क्लब के सदस्य रहे किस खिलाड़ी ने क्लब छोड़ने को कहा है? तो ये कहा है लियोनेल मेसी ने, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा ए आंसर सही है। तो लियोनेल मेसी ने हाल ही में बार्सिलोना फुटबॉल क्लब के सदस्य रहने से इनकार कर दिया और उन्होंने उसे छोड़ने को कहा है। अब लियोनेल मेसी की बात आई है तो देखिए, लियोनेल मेसी एक फुटबॉल प्लेयर है जो कि काफी फेमस प्लेयर है। तो ये किस देश के रहने वाले हैं? तो अर्जेंटीना के हैं। जबकि एक फेमस प्लेयर है क्रिस्टियानो रोनाल्डो, ये कहाँ के हैं? पुर्तगाल के हैं। और नेमार कहाँ के हैं? ब्राजील के हैं। तो इतना आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा के क्षेत्र में सुधार करने के लिए कितने शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए नामित किया गया है? तो ये जो नामित किए गए हैं वो कितने शिक्षकों को नामित किया गया है? तो ये किए गए हैं 47, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा सी आंसर सही है। तो हाल ही में 2020 के लिए राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार में कितने, पूरे देश भर से कितने शिक्षकों को सम्मानित करने का निर्णय लिया गया? तो 47 शिक्षकों को सम्मानित करने का निर्णय लिया गया है। तो इतना आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एसबीआई फंड्स का नया सीईओ एमडी किसे नियुक्त किया गया है? तो ये एसबीआई फंड्स के जो नए सीईओ या एमडी बने हैं वो बने हैं विनय तोमसे, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा सी आंसर सही है। तो विनय तोमसे को हाल ही में एसबीआई फंड्स का नया सीईओ घोषित किया गया है। अच्छा, एसबीआई के बारे में मैंने आपको 2 दिन पहले और चीजें बताई थी कि एसबीआई फंड्स के जो
सीईओ और एमडी तो ये चुन दिए गए हैं कौन, विनय तामसे। लेकिन जो एमडी बने हैं उसके, वो कौन बने थे, मैंने आपको बताया था एसबीआई के बारे में। अभी तो कौन है, प्रवीण कुमार गुप्ता है। लेकिन जो बनने वाले हैं 2021 से, वो कौन बनने वाले हैं, अश्वनी भाटिया। और जबकि एसबीआई फंड्स का जो नया सीईओ और एमडी चुना गया है, वो किसे चुना गया, विनय तोमसे को। जबकि पहले इस स्थान पर कौन थे, अश्वनी भाटिया। और अश्वनी भाटिया अब क्या बन गए हैं, एसबीआई के एमडी बन गए हैं। और एसबीआई फंड्स के एमडी और सीईओ कौन बने हैं, विनय तोमसे। अब देखिए बात अगर एसबीआई की है, तो फिर मैं आपको एक बार बता देता हूँ। एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जो कि भारत का सबसे बड़ा पब्लिक सेक्टर बैंक है, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, मुंबई में है। कहाँ पर है इसका हेडक्वार्टर, मुंबई में है। इसके जब एसबीआई इसका नाम पड़ा था, उससे पहले इसका नाम क्या था, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। इसका जो गठन किया गया था 1 जुलाई 1955 को किया गया था इसका। और इसके जो प्रेजेंट टाइम पर चेयरमैन है वो रजनीश कुमार है। और एमडी मैंने आपको बताया पी के त्यागी, यानी कि प्रवीण कुमार त्यागी हैं। जबकि 2021 से कौन होने वाले हैं, अश्वनी भाटिया। जबकि एसबीआई फंड्स के नए सीईओ कौन चुने गए, विनय तोमसे। तो इतना आपको एसबीआई के बारे में पता होना चाहिए। अच्छा, इसका लोगो क्या है एसबीआई का, तो द बैंकर टू एवरी इंडियन, द बैंकर टू एवरी इंडियन इसका क्या है, मोटो है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरबीआई ने 2020-21 के लिए भारत की विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है। तो ये जो अनुमान लगाया गया है वो 4.5%, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा सी आंसर सही है। तो आरबीआई के द्वारा हाल ही में एक रिपोर्ट तैयार की गई है, जिसके तहत 2020-21 में आरबीआई की जो विकास दर है, भारत की जो विकास दर रहने वाली है, वो कितनी रहने वाली है, 4.5%। अभी जो किया गया है वो किसके द्वारा किया गया, आरबीआई के द्वारा। आरबीआई के बारे में आपको बता देता हूँ। आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो कि भारत का एकमात्र केंद्रीय बैंक है। इसके जो प्रेजेंट टाइम पर गवर्नर है वो कौन है, शक्तिकांत दास। कौन है इसके प्रेजेंट टाइम पर गवर्नर, शक्तिकांत दास। जबकि इसका गठन कब हुआ था ये भी आपको पता होना चाहिए। तो 1 अप्रैल 1935 में इसका गठन किया गया था, जिसके पहले गवर्नर कौन थे, सर ऑसबोर्न स्मिथ। जबकि स्वतंत्र भारत के पहले जो गवर्नर थे वो कौन थे, सीडी देशमुख, यानी कि चक्रवर्ती देशमुख। और उसके बाद अगर हम बात करें, सबसे ज्यादा जो गवर्नर पद पर रहे थे वो कौन रहे थे, अमिताभ घोष। और सबसे शॉर्टेस्ट जो रहे थे 20 दिन के लिए, वो अमिताभ घोष रहे थे। और सबसे जो लंबी सर्विस दी थी इस पद पर, वो बेनेगल रामा राव ने दी थी। किसने, बेनेगल रामा राव ने। और जो शक्तिकांत दास है प्रेजेंट टाइम पर, वो कौन से नंबर के हैं, 25वें नंबर के हैं। वो कौन से नंबर के हैं, 25वें नंबर के हैं वो। और इसकी जो ऑनरशिप है मेनली, वो हमारे केंद्रीय बैंक, यानी कि भारत सरकार की क्या है, केंद्रीय बैंक है। जिससे कोई भी व्यक्ति सीधे तौर पर लेन देन नहीं कर सकता है। केवल भारत सरकार के कार्य हेतु ही आरबीआई क्या करता है, काम करता है। और इसके जो गवर्नर चुने जाते हैं वो किसके द्वारा चुने जाते हैं, राष्ट्रपति के द्वारा चुने जाते हैं। तो इतना आपको आरबीआई के बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य में मुद्रा ऋण योजना के तहत महिला लाभार्थियों की संख्या सबसे ज्यादा है। तो ये जो सबसे ज्यादा संख्या पाई गई है वो कहां पर पाई गई है, तो वो पाई गई है तमिलनाडु में, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा ए आंसर सही है। तो तमिलनाडु राज्य में सबसे ज्यादा महिला लाभार्थी हैं जिन्होंने मुद्रा ऋण योजना का लाभ उठाया है। और मुद्रा ऋण योजना के तहत क्या किया जाता है कि लोगों को छोटी मुद्रा के लिए क्या दिया जाता है, यानी कि बिजनेस के लिए ऋण दिया जाता है। किसके द्वारा, बैंक के द्वारा। जिसमें सबसे ज्यादा जो महिला संख्या है, लाभार्थी संख्या है, वो किस राज्य में है, तमिलनाडु राज्य में। अब देखिए तमिलनाडु की बात आई है तो मैं तमिलनाडु के बारे में आपको बता देता हूँ। ये जो आप राज्य देख रहे हैं वो कौन सा राज्य है, तमिलनाडु है। किन किन राज्यों से अपनी ये सीमा साझा करता है, तो केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, 3 राज्यों से अपनी ये सीमा साझा करता है। और इधर पुडुचेरी के भी कुछ पार्ट इसमें आते हैं, वो मैंने आपको पहले भी कई बार बता चुका हूँ। आंध्र प्रदेश में यानम है, और इसमें पुडुचेरी और कौन सा है, कराईकल। तो 2 हिस्से तमिलनाडु में आते हैं पुडुचेरी के, कौन कौन से, एक आपका खुद पुडुचेरी और दूसरा कौन सा, कराईकल। और तमिलनाडु से इधर जो सीमा बनाता है, जल संधि बनाता है कौन, श्रीलंका के साथ तमिलनाडु राज्य बनाता है। कौन सी जल संधि है, पाक जल संधि। और कौन सी खाड़ी, मंदार की खाड़ी। और कौन सा सेतु है, राम सेतु है। और अगर बात करें तटीय रेखा की लंबाई की, तो तीसरी सबसे लंबी तटीय रेखा की लंबाई है, क्योंकि पहला गुजरात है, दूसरा आंध्र प्रदेश है, और तीसरा कौन सा है, तमिलनाडु। अब देखिए तमिलनाडु की जो राजधानी है वो चेन्नई है, और सबसे बड़ी सिटी भी इसकी चेन्नई है। इसके जो प्रेजेंट टाइम पर गवर्नर है वो बनवारी लाल पुरोहित हैं। इसके जो प्रेजेंट टाइम पर मुख्यमंत्री हैं वो एडापड्डी के पलानीस्वामी हैं। इसकी जो विधानसभा सीटें 234 हैं, लोकसभा सीटें 39 हैं, और राज्यसभा सीटें कितनी हैं इसकी, 18।
राज्यसभा सीटें कितनी इसकी 18 है। और यहाँ की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो कौन सी है, तमिल। तो इतना आपको तमिलनाडु के बारे में पता होना चाहिए। और सबसे साउथ ईस्ट जो अगर हम बात करें तो कौन सा राज्य है भारत का, वो भी कौन सा है, तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आरबीआई ने कितने करोड़ रुपए के ओएमओ की घोषणा की है। तो ये जो घोषणा की गई है वो कितने करोड़ की गई है, तो वो की गई है 20,000 करोड़ की, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा बी आंसर सही है। तो हाल ही में आरबीआई के द्वारा 20,000 करोड़ के लिए ओएमओ की घोषणा की गई है। अब ये ओएमओ है क्या, तो ओएमओ क्या है, मुक्त बाजार परिचालन। इसका फुल फॉर्म क्या है, मुक्त बाजार परिचालन। इसके जरिए कुल 20,000 करोड़ रुपए मूल्य की सरकारी प्रतिभूतियों की साथ साथ खरीद बिक्री करेगा कौन, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक। इसका परिचालन जो होगा ओएमओ का, वो 2 चरण में किया जाएगा। पहली जो नीलामी होगी वो 27 अगस्त और 3 सितंबर को आयोजित की जाएगी। और दूसरी की अगर हम बात करें, ये जो पूरा चलेगा, ये कब से कब तक चलेगा, तो ये 2024 से 2032 के बीच परिपक्व होने वाली लंबी अवधि की सरकारी प्रतिभूतियों को ये क्या करेगा, खरीदेगा। कौन खरीदेगा, आरबीआई। तो इतना आपको आरबीआई के बारे में पता होना चाहिए। आरबीआई के बारे में मैंने अभी आपको सब कुछ बताया। वीडियो को पॉज करिए और आरबीआई के बारे में पूरा जितना मैंने आपको डिटेल में बताया है उतना डिटेल में लिखिए। अगर आप लिखने की हैबिट बनाएंगे तो वो चीजें आपको हमेशा के लिए याद हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस देश की सरकार ने अपने कोविड-19 वैक्सीन स्पुतनिक 5 के उत्पादन और तीसरे चरण के क्लिनिकल ट्रायल के लिए भारत से सहयोग मांगा है। तो ये जो मांगा गया है वो मांगा गया रूस, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा सी आंसर सही है। तो रूस के द्वारा कोरोना के लिए यानी कि कोविड-19 के लिए पहली वैक्सीन उपयोग के लिए मार्केट में लाई गई है कौन सी, स्पुतनिक 5। और उसके उत्पादन और तीसरे चरण के क्लिनिकल ट्रायल के लिए भारत से सहयोग मांगा है किस देश ने, रूस देश ने। अब देखिए रूस की बात आई है तो रूस के बारे में बता देता हूँ। दुनिया का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जो देश है वो कौन सा है, रूस है, जो कि एशिया महाद्वीप और यूरोप महाद्वीप में आता है। इसकी जो राजधानी मॉस्को है वो यूरोप महाद्वीप में चली जाती है और एशिया महाद्वीप में ये ज्यादातर पार्ट इसका आता है। जिससे साइबेरिया क्षेत्र है, ये बर्फीला इलाका है जिस पर दुनिया का सबसे ठंडा इलाका भी है कौन सा, बर्खोयांस्क है। यहाँ पे जो पर्वत अलग करता है इसको एशिया और यूरोप को, वो कौन सा करता है, यूराल पर्वत करता है। इसकी जो राजधानी है वो मॉस्को है। सबसे बड़ा नगर भी इसका मॉस्को है। यहाँ की जो राजभाषा है वो रूसी है। यहाँ के जो प्रेजेंट टाइम के प्रेसिडेंट है वो व्लादिमीर पुतिन है। प्रेजेंट टाइम पर प्रधानमंत्री दिमित्री मेदवेदेव है। यहाँ का जो विधानमंडल है वो संघीय परिषद है। उच्च सदन को संघीय परिषद और निम्न सदन को सीनेट डूमा। पूछा जाता है कि रूस की संसद को क्या कहा जाता है, तो वो क्या कहा जाता है, डूमा। क्षेत्रफल के हिसाब से पहले स्थान पर है, जनसंख्या के हिसाब से 7वें स्थान पर है। इसकी जो करेंसी है यानी कि मुद्रा है वो क्या है, रूबल। तो इतना आपको रूस के बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, असम में सशस्त्र बल अधिनियम अफस्पा को कितने महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। तो अफस्पा को बढ़ा दिया गया है कितने महीने के लिए, 6 महीने के लिए, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा ए आंसर सही है। तो 6 महीने के लिए असम में अफस्पा को बढ़ा दिया गया है। अब ये अफस्पा है क्या, तो ये एक ऐसा अधिनियम है, इसके तहत बिना किसी पूर्व सूचना की कार्रवाई करने और किसी को भी कहीं भी गिरफ्तार करने का अधिकार देता है। ये जो कानून है असम में 1990 से जारी है। कब से जारी है, 1990। और इसकी जो अवधि होती है वो कितनी होती है, 6 महीने। हर 6 महीने बाद इसे नवीनीकृत किया जाता है। ठीक है, तो फिर से 6 महीने के बाद असम में बढ़ा दिया गया। और ये कब से चला आ रहा है, तो ये 1990 से असम में चला आ रहा है। अब इसके बारे में अफस्पा के बारे में आपको बता देता हूँ। अफस्पा है क्या, तो आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट है। इसको लागू कब किया गया था, भारत में 1958 में। इसके तहत कोई भी डिस्टरबेंस अगर दिखता है कहीं भी तो वहां पर अफस्पा लागू कर दिया गया है, जिसके तहत क्या किया जाता है, किसी भी व्यक्ति को, संदिग्ध व्यक्ति को पकड़कर उससे पूछताछ की जा सकती है। तो ये असम में कब से लागू है, तो असम में ये लागू है 1990 से, जबकि भारत में इसे पहली बार लागू कब किया गया था, 1958 में। कहाँ पे किया गया था, तो ये जो हमारी नॉर्दर्न स्टेट हैं, 7 सिस्टर्स हैं, उनमें नागालैंड और मणिपुर की जो सीमा है वहीं पर इसे पहली बार लागू किया गया था। किसको, अफस्पा को। किसके द्वारा किया जाता है, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, यानी कि भारत की संसद के द्वारा इसे लागू किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने वाला पहला राज्य निम्न में से कौन सा होगा। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति को
लागू करने वाला पहला राज्य हमारा कर्नाटक, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा सी आंसर सही है। तो कर्नाटक राज्य भारत का पहला राज्य होगा जो कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति को अपने यहाँ लागू करेगा। मैंने बताया था अभी राष्ट्रीय शिक्षा नीति से बहुत सारे क्वेश्चन बने थे जिनके बारे में हमने डिटेल में बात की थी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति को जो लागू करने वाला राज्य बनेगा वो कौन सा बनेगा? कर्नाटक। अब देखिए कर्नाटक की बात आई तो मैं कर्नाटक के बारे में आपको बताया। तो ये जो आप राज्य देख रहे हैं कर्नाटक है, जो किन किन राज्यों से अपनी सीमा साझा करता है? गोवा, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल। इतने राज्यों से अपनी ये सीमा साझा करता है। कौन सा राज्य है? कर्नाटक। लोकसभा सीटें 28 है, राज्यसभा सीटें 12, विधानसभा सीट 225, विधान परिषद 75। क्योंकि यहाँ पर एक द्विसदनात्मक ये क्या है, इसका सदन है, तो यहाँ पर विधानसभा सीटें भी हैं और विधान परिषद। प्रेजेंट टाइम पर कितने राज्यों में विधानसभा और विधान परिषद दोनों हैं? तो वो कितने राज्यों में है? 6 राज्यों में। उनके नाम मैं कई बार आपको बता चुका हूं, तो वीडियो को पॉज करिए और उन राज्यों के नाम लिखिए जिनमें विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है, यानी कि उनका जो विधानमंडल है वो कैसा है? द्विसदनीय। तो उनके नाम लिखिए 6 के, वो बहुत जरूरी है, हर बार एग्जाम में पूछा जाता है ये क्वेश्चन। इसकी जो कैपिटल है वो बेंगलुरु है, भाषा यहाँ की कन्नड़ है, गठन इसका 1 नवंबर 1956 को हुआ था। यहाँ के जो प्रेजेंट टाइम के गवर्नर है वो वजुभाई वाला है। प्रेजेंट टाइम पे जो सीएम है मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा हैं। नदी यहाँ की कावेरी, तुंगभद्रा, कृष्णा नदी, मलयप्रभा और शरावती हैं। शिमोगा जिले में भारत का दूसरा सर्वाधिक वार्षिक औसत वर्षा वाला क्षेत्र है कौन सा? अगोम्बे। जो कि पहला कौन सा है? चेरापूंजी, मेघालय मासेराम में। सबसे ऊंचा जो स्थल है वो कौन सा है इसका? चिकमंगलूर जिले में। कौन सा? मुल्यनगिरी पर्वत। कौन सा पर्वत? मुल्यनगिरी पर्वत सबसे ऊंचा स्थल है। यहाँ की जो राजधानी है बंगलुरु, उसे किस नाम से जाना जाता है? सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर चिप का बहुत ज्यादा काम होता है, जो इलेक्ट्रॉनिक सामान होते हैं। यहाँ का जो राष्ट्रीय राजकीय पशु है वो हाथी है, राजकीय वृक्ष चंदन है, राजकीय फूल कमल है, राजकीय पक्षी इंडियन ट्रॉलर है। तो इतना आपको कर्नाटक के बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्न में से किस IIT संस्था ने शिवनादर विश्वविद्यालय के सहयोग से पर्यावरण के अनुकूल लिथियम बैटरी विकसित की है? तो ये की गई है IIT बॉम्बे द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा ए आंसर सही है। तो IIT बॉम्बे ने शिवनादर विश्वविद्यालय के सहयोग से पर्यावरण के अनुकूल लिथियम बैटरी विकसित की है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, INS विराट एयरक्राफ्ट कैरियर को किस राज्य में विघटित किया जाएगा? तो इसको जो विघटित किया जाएगा वो किस राज्य में किया जाएगा? तो वो किया जाएगा गुजरात में, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा बी आंसर सही है। तो गुजरात में INS विराट एयरक्राफ्ट कैरियर को विघटित किया जाएगा। अब ये INS विराट है क्या? तो ये जो INS विराट है ये भारतीय नौसेना का ऐसा जहाज है जिसने सबसे ज्यादा समय तक अपना योगदान भारतीय नौसेना में दिया है। कितने साल? 30 साल से अधिक। तो INS विराट भारतीय नौसेना का सबसे लंबा सेवारत जहाज है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सा जहाज भारतीय नौसेना का सबसे लंबा सेवारत जहाज है? तो वो कौन सा है? INS विराट। इसे भारतीय नौसेना में कब शामिल किया गया था? 1987 में। जितना भी डेटा मैं आपको बताता हूँ वो कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप ये चीजें नोट कर लिया कीजिए। ये चीजें अगर आप नोट कर लेंगे तो आगे के लिए आप रिवीजन कर सकते हैं। तो इसके बाद INS विराट के बाद INS विक्रांत आया था, और भी कई एयरक्राफ्ट आए थे, लेकिन ये सबसे पुराना है। लेकिन अब ये उस कगार पर आ चुका है जब ये काम नहीं कर पाएगा तो इसका विघटन किया जाएगा। वो भी किस राज्य में किया जाएगा? गुजरात में किया जाएगा। अब देखिए गुजरात की बात आई है तो गुजरात के बारे में आपको बता देता हूँ। ये जो आप राज्य देख रहे हैं वो गुजरात है, जिसकी तटीय रेखा सबसे लंबी है। यहाँ पर 2 खाड़ी हैं, कौन कौन सी? कच्छ की खाड़ी और खंबात की खाड़ी। और खंबात की खाड़ी पर दमन और क्या है? द्वीप है। लोकसभा सीटें यहाँ पर 26, राज्यसभा सीटें 11, विधानसभा सीटें 182 हैं। अच्छा, भारत की जो पश्चिमी बिंदु है वो भी गुजरात में ही कच्छ के जिले में है। कौन सा है? सरक्री। कौन सा? सरक्री या गौरमाता। जबकि यहाँ का जो पूर्वी बिंदु है वो कौन सा है? किबिथु या वालांगू। और यहाँ ऊपर अगर बात करें तो उत्तरी बिंदु कौन सा है? तो वो इंदिरा कौल है। और यहाँ पर अगर हम बात करें नीचे अंडमान निकोबार में जो दक्षिणी बिंदु है वो कौन सा है? पिगमिलियन पॉइंट, यानी कि इंदिरा पॉइंट। तो इतना आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। यहाँ की जो कैपिटल है वो गांधीनगर, सबसे बड़ा शहर अहमदाबाद, गठन 1 मई 1960। यहाँ के जो गवर्नर हैं प्रेजेंट टाइम के वो आचार्य देवव्रत हैं, प्रेजेंट टाइम मुख्यमंत्री विजय रूपाणी। नदी यहाँ की कौन कौन सी मुख्य? साबरमती, माही, नर्मदा, ताप्ती, दमनगंगा और सरस्वती हैं। राजकीय पशु एशियाई शेर है, राजकीय पक्षी ग्रेटर फ्लेमिंगो है, राजकीय वृक्ष आम है, राजकीय फूल मैरीगोल्ड नेट है।
यहाँ के जो वन और राष्ट्रीय उद्यान है फेमस कौन से हैं, वो गिर राष्ट्रीय उद्यान, वाइल्ड लाइफ अभ्यारण्य कच्छ, नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य, कृष्णमृग राष्ट्रीय उद्यान, वेलावदा राष्ट्रीय उद्यान और बसंतर राष्ट्रीय उद्यान। तो इतना आपको गुजरात के बारे में पता होना चाहिए। मेरे साथ साथ बोला करें, ये चीजें आपको ऐसे याद हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, माहेसीर दुर्लभ मछली को हाल ही में किस नदी में देखा गया है? तो इस दुर्लभ मछली को देखा गया है किस नदी में? तो वो देखा गया सिलेरू नदी में, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा ए आंसर सही है। तो सिलेरू नदी आंध्र प्रदेश की एक मुख्य नदी है जिसमें एक दुर्लभ प्रजाति की मछली को देखा गया है। उसका नाम क्या है? माहेसीर है, जो कि एक लुप्त प्राय के रूप में IUCN जो लिस्ट होती है प्रकृति के संरक्षण के अंतर्राष्ट्रीय संघ की जो सूची है उसमें इसे लुप्त प्राय माना जाता है। लेकिन ये मछली हाल ही में किस नदी में देखी गई है? सिलेरू नदी में देखी गई है। जनरली ये जो मछली होती है ये कहाँ पाई जाती है? तो ये हिमालयी नदियों में पाई जाती है, लेकिन हाल ही में इसे किस नदी में देखा गया है? सिलेरू नदी में देखा गया है। तो इसके बारे में इतना आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रवासी श्रमिकों के लिए ट्रांजिट होम्स का निर्माण किस राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा? तो ये किया जाएगा कर्नाटक के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा ए आंसर सही है। तो कर्नाटक सरकार प्रवासी श्रमिकों के लिए ट्रांजिट होम का निर्माण करेगी। इन घरों का लक्ष्य प्रवासी श्रमिकों के लिए बेहतर रहने की स्थिति प्रदान करना है, क्योंकि लॉकडाउन के बीच कर्नाटक में रिवर्स माइग्रेशन के कारण इसे लॉन्च किया जा रहा है, क्योंकि बहुत से लोग रिवर्स माइग्रेशन हो रहा है, यानी कि वापस लौट के आ रहे हैं दूसरे अन्य राज्यों से, दिल्ली जैसे या कोई बड़े राज्यों से, तो वहां से लौट के जब आ रहे हैं तो उनके लिए ट्रांजिट होम का निर्माण किया जाएगा। ये जो योजना है ये किस परियोजना से प्रेरित होकर चलाई गई है? तो केरल में एक योजना चलाई गई है, कौन सी? अपना घर। कौन सा? अपना घर। अपना घर जो योजना चलाई गई है वो केरल द्वारा चलाई गई है, और उसी से प्रेरित होकर कर्नाटक ने भी एक योजना चलाई है, कौन सी? ट्रांजिट होम। अब कर्नाटक की बात आई है तो वीडियो को पॉज करिए। कर्नाटक के बारे में बहुत बार आपको डिटेल में बता चुका हूँ, तो कर्नाटक के बारे में आप पूरा डिटेल में लिखिए। लिखने की हैबिट बनाओगे वो चीजें हमेशा के लिए आपको याद हो जाएंगी। मैंने कल की क्लास में एक क्वेश्चन पूछा था, कल नहीं सॉरी परसों, कल वीडियो नहीं बन पाई थी, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं सारी चीजें कंप्लीट करवाऊंगा। सब्र रखें आप लोग, कोई दिक्कत नहीं आएगी किसी भी चीज से। तो क्वेश्चन था, भारतीय स्टेट बैंक के नए प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो वो किसे किया गया था? अश्वनी भाटिया को, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा ए आंसर सही है। मैंने कहा था आंसर आपको डिटेल में लिखना है, कुछ लोगों ने डिटेल में लिखा, बहुत अच्छी बात है। मैं यही चाहूंगा कि सब लोग आंसर को डिटेल में लिखा करें और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखा करें। आप रेगुलर देखेंगे तो निश्चित ही आपको लाभ होगा, और जो डेटा मैं बताता हूँ उसे लिख लिया करें। आप देखेंगे कि 6 महीने बाद बहुत कुछ एडवांस कर पाएंगे। अब कल के लिए आपके लिए क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको डिटेल में कमेंट बॉक्स में लिखना है। क्वेश्चन है, किस राज्य में भारत की सबसे लंबी नदी रोपवे का उद्घाटन किया गया है? तो आंसर आपको बताना है, प्लस उस राज्य के बारे में डिटेल में लिखना है। जितना आप उस राज्य के बारे में जानते हैं या फिर उसके बारे में मैंने आपको बता रखा है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, और अगर कोई समस्या है तो कमेंट बॉक्स में हमें सुझाव भी दे सकते हैं। कोई ना कोई रिस्पांस जरूर दिया करें आप लोग। अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।